खंड 3 रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। तीसरे खंड में आपका परिचय दैनिक जीवन के इतिहास से होगा। यहां आप खेल और पहनावे का इतिहास जान सकेंगे। इतिहास महज दुनिया की महान या नाटकीय घटनाओं की दास्तान नहीं है। ये हमारे जीवन की छोटी मोटी बातों से भी उतना ही जुड़ा है। हमारे आसपास की हर चीज का एक इतिहास है। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो दवाएं हम लेते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जो साहित्य पढ़ते हैं और जो खेल खेलते हैं, ये सब चीजें वक्त के साथ बनी हैं या बदली हैं। रोजमर्रा की चीज होने के चलते हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता। हम ठहरकर सोचते भी नहीं कि 100 साल पहले इनमें से कोई चीज कैसी रही होगी, या अलग अलग समाज के लोग भोजन या कपड़े के बारे में कैसे भिन्न भिन्न तरीके से सोचते हैं। अध्याय 7 इतिहास व खेल पर है। इसमें आप एक ऐसे खेल का इतिहास जानेंगे जिसने पिछले कुछ दशकों से अपने देश के लोगों को दीवाना कर रखा है। क्रिकेट से जुड़ी खबरें अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। क्रिकेट का खेल आयोजित करके राष्ट्रों के बीच दोस्तियां गांठी जाती हैं और क्रिकेटर अपने देश के राजदूत माने जाते हैं। सच कहा जाए तो ये खेल भारत की एकता का प्रतीक बनकर उभरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था? इस अध्याय में आपको इसके लंबे और टेढ़े मेढ़े सफर की एक झलक मिलेगी। एक जमाने में करीब 150 साल पहले क्रिकेट फिरंगी खेल था। इसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ और ये 19वीं सदी के विक्टोरियाई समाज और संस्कृति के रंग में रंग गया। इस खेल को अंग्रेज अपने तमाम प्रिय मूल्यों, बराबरी का न्याय, अनुशासन, शराफत यानी जेंटलमैनलीनेस का वाहक मानते थे। क्रिकेट को स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के वृहत्तर कार्यक्रम के तहत लगाया गया कि लड़के आदर्श नागरिक बन सकें। लड़कियों को लड़कों का खेल खेलने की इजाजत नहीं थी। अंग्रेजों के साथ चलकर क्रिकेट उपनिवेशों में पहुंचा। औपनिवेशिक मालिकों ने सोचा कि खेल को इसके वाजिब अंदाज, इसकी असली भावना के साथ सिर्फ वही खेल सकते हैं। लिहाजा जब उपनिवेश के गुलाम लोग क्रिकेट खेलने लगे और अक्सर उनसे बेहतर खेलने लगे, इतना ही नहीं कई बार उन्हें हराने में भी सफल रहे, तो उन्हें गंभीर चिंता होने लगी। इस तरह क्रिकेट का खेल उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति से जुड़ गया। उपनिवेशों के अंदर खेल का अपना इतिहास भी पेचीदा रहा। जैसा कि आप अध्याय 7 में सुनेंगे, क्रिकेट जाति, क्षेत्र, समुदाय व राष्ट्र की राजनीति से जुड़ गया। राष्ट्रीय खेल के रूप में क्रिकेट का उभरना कई दशकों के ऐतिहासिक विकास का परिणाम था। पृष्ठ संख्या 140। क्रिकेट के बाद हम पहनावे की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 8 आप सुनेंगे कि पहनावे के इतिहास से हमें विभिन्न समाजों के इतिहास के बारे में कितना कुछ पता चलता है। लोग जो कपड़े पहनते हैं उन पर समाज की रीति नीतियों की छाप होती है। उनसे हमें सुंदरता, मर्यादा व उचित अनुचित आचार व्यवहार के उनके ख्यालात का पता चलता है। समाज के बदलने से ये रीतियां नीतियां भी बदलती हैं, लेकिन समाज के रस्मों रिवाज और पहनावे ओढ़ावे में बदलाव के पीछे लंबी जद्दोजहद होती है। इसका एक इतिहास होता है। ये स्वाभाविक तौर पर यूं ही बस हो नहीं जाते। अध्याय 8 इसी इतिहास से आपका परिचय कराएगा। आप सुनेंगे कि इंग्लैंड व भारत में पहनावे में हुए बदलाव किस तरह इन देशों में चल रहे सामाजिक आंदोलनों और आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित हुए। आप एक बार फिर सुनेंगे कि पहनावा भी उपनिवेशवादी व राष्ट्रवादी, जाति और वर्ग की राजनीति से किस गहराई से जुड़ा है। पहनावे के इतिहास पर थोड़ा गौर करें तो स्वदेशी की राजनीति व चरखे के प्रतीक में हमें नए अर्थ खुलते हुए सुनाई देंगे। शायद इससे हमें महात्मा गांधी को भी बेहतर समझने का मौका मिले,
क्योंकि वो अकेले ऐसे इंसान थे जो न सिर्फ कपड़ों की राजनीति के प्रति निहायत सजग थे, बल्कि उन्होंने इस पर जमकर लिखा भी। अगर आप इन दो एक चीजों के इतिहास को समझने लगें तो शायद अपनी जिंदगी के ऐसे पहलुओं का इतिहास खुद टटोलने लगेंगे जिन्हें अब तक आपने साधारण मानकर अनदेखा कर दिया था। पृष्ठ संख्या 141। इतिहास और खेल, क्रिकेट की कहानी। इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 1 आज मौजूद सबसे पुराना बल्ला दिखाया गया है। इसके मुड़े हुए सिरे हॉकी स्टिक जैसे लगते हैं। चित्र संख्या 2 लॉर्ड्स इंग्लैंड क्रिकेट का मैदान, एक चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र, 1821। अब आगे। क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद डंडे के खेलों से पैदा हुआ। बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ है डंडा या कुंदा। 17वीं सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और ये इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी होती थी। इसकी सीधी सी वजह यह थी कि बॉल लुढ़काकर अंडर आर्म फेंकी जाती थी और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद से संपर्क साधने में मदद करता था। इंग्लैंड के गांवों से उठकर ये खेल कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम में खेला जाने वाला आधुनिक खेल बन गया, ये इतिहास का एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि इतिहास का एक इस्तेमाल तो यही है कि वो हमें वर्तमान के बनने की कहानी बताए। खेल हमारी मौजूदा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे से होड़ लेते हैं, खुद को फिट रखते हैं और अपनी सामाजिक तरफदारी भी व्यक्त करते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारतीय टीम को टेस्ट या एक दिवसीय मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं तो ये जानना जरूरी लगता है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया ये गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। इस खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक ओर जहां उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद की बड़ी कहानी इससे जुड़ी है, तो दूसरी ओर धर्म व जाति की राजनीति ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा। क्रिकेट के इस इतिहास में पहले हम इंग्लैंड में इसके विकास को सुनेंगे और उस समय प्रचलित शारीरिक चुस्ती व प्रशिक्षण की संस्कृति का भी जायजा लेंगे। तब हम भारत का रुख करते हुए क्रिकेट को यहां अपनाए जाने से लेकर इसमें हुए आधुनिक बदलावों तक की चर्चा करेंगे। हर एक खंड में हम सुनेंगे कि खेल का इतिहास किस तरह सामाजिक इतिहास से नथा गुथा है। पृष्ठ संख्या 142। भाग 1 इंग्लैंड में खेल के रूप में क्रिकेट का ऐतिहासिक विकास। इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 3 मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC का पेविलियन 1874। अब आगे। 18वीं व 19वीं सदी के इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को इसका अनोखा स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि ये क्रिकेट का शुरुआती दौर था। मिसाल के तौर पर यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा है कि खेल 5 दिन तक लगातार चले और कोई नतीजा न निकले। किसी भी अन्य आधुनिक खेल के खत्म होने में इससे आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच करीब 1.5 घंटे चलता है। गेंद व बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक जमाने के लिहाज से अपेक्षाकृत लंबे खेल में भी उतने समय में 9 पारियां हो जाती हैं जितने में क्रिकेट के लघु संस्करण यानी एक दिवसीय मैच की एक पारी हो पाती है। क्रिकेट की एक और दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लंबाई तो तय 22 गज होती है, पर मैदान का आकार प्रकार एक सा नहीं होता। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे टीम खेलों में मैदान के आयाम तय होते हैं, क्रिकेट में नहीं।
एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है तो चेन्नई के चेपॉक की तरह लगभग गोल भी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद सीमा रेखा के पार जाकर गिरती है। इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण हैं। कायदा कानून से बंधने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी सॉकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले में क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियां भी अपनाई। क्रिकेट के कानून पहले 1744 ईस्वी में लिखे गए। उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल यानी कप्तान 2 अंपायर चुनेंगे, जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच की, गेंद का वजन 5 से 6 आउंस के बीच होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। बल्ले के रूप व आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसा लगता है कि 40 नॉच या रन का स्कोर काफी बड़ा होता था, शायद इसलिए कि गेंदबाज तेजी से बल्लेबाज के नंगे पैड रहित पिंडलियों पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना और मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई। पृष्ठ संख्या 143। इसके अगले साल ही एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और उनका अभिभावक बन बैठा। एमसीसी के सुधारों से खेल के रंग ढंग में ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया। आगे बढ़ने से पहले इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 4। इस चित्र में वर्णन है एमसीसी द्वारा निर्धारित और संशोधित होने वाले क्रिकेट के नियमों को किस रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता था। बल्लेबाजी के नियमों को भी औपचारिक रूप से तय किया जाता था। अब आगे 1760 व 1770 के दशक में जमीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। इससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, वे अब हवा में चकमा भी दे सकते थे और पहले से कहीं तेज गेंदें फेंक सकते थे। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले। जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट चयन पर महारत हासिल करनी थी। एक नतीजा तो फौरन ये हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली। इन सब की वजह से हुनर व तकनीक महत्वपूर्ण हो गए, जबकि ऊबड़ खाबड़ मैदान या शुद्ध ताकत की भूमिका कम हो गई। गेंद का वजन अब 5.5 से 6.25 आउंस तक हो गया और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। ये तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली। पहला लेग बिफोर विकेट पग बाधा नियम 1774 में प्रकाशित हुआ। लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का चलन भी हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई थी और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। वाइड बॉल का नियम लागू हुआ। गेंद का सटीक व्यास तय किया गया। चोट से बचाने के लिए पैड व दस्ताने जैसे हिफाजती उपकरण उपलब्ध हुए। बाउंड्री की शुरुआत हुई, जबकि पहले हर एक रन दौड़ कर लेना पड़ता था और सबसे अहम बात ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। पर 18वीं सदी में क्रिकेट पूर्व औद्योगिक खेल रहा, जिसे परिपक्व होने के लिए औद्योगिक क्रांति यानी 19वीं सदी के दूसरे हिस्से का इंतजार करना पड़ा। अपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट में भूत वर्तमान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से भी हो जाती है। शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी। खेल तब तक चलता था जब तक एक टीम दूसरी को दोबारा पूरा आउट न कर दे। ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे। आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था कि लोगों को घंटे, दिहाड़ी या हफ्ते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे।
फुटबॉल या हॉकी जैसे खेलों की संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी। लिहाजा उनकी कठोर समय सीमाएं औद्योगिक शहरी जिंदगी के रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई गईं। उसी तरह क्रिकेट में मैदान के आकार का अस्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स ऐसे सार्वजनिक और खुले मैदान थे जिन पर पूरे समुदाय का साझा हक होता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसलिए न तो बाउंड्री तय थी और न ही चौके। इस पृष्ठ पर दिए गए नए शब्द। संहिता, स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों और कानूनों को औपचारिक रूप से सूत्रबद्ध कर देना। पृष्ठ संख्या 144। अब आगे की चर्चा। जब गेंद भीड़ में घुस जाती तो लोग क्षेत्र रक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते थे ताकि वो आकर गेंद वापस ले जाए। जब सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनी, तब भी विकेट से उसकी दूरी तय नहीं की गई। नियम सिर्फ ये कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा। खेल के औजारों को देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ बदलने के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार रहा। क्रिकेट के सबसे जरूरी उपकरण प्रकृति में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामग्री से बनते हैं। बल्ला, स्टंप व गिल्लियां लकड़ी से बनती हैं, जबकि गेंद चमड़े, सुतली यानी ट्वाइन और काग यानी कॉक से। आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बनते हैं, मशीन से नहीं। बल्ले की सामग्री अलबत्ता वक्त के साथ बदली। किसी जमाने में इसे लकड़ी के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसके दो हिस्से होते हैं, ब्लेड या फट्टा जो विलो यानी बैद नामक पेड़ से बनता है और हत्था जो बेंत से बनता है। बेंत तब जाकर उपलब्ध हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकारों व कंपनियों ने खुद को एशिया में जमाया। गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने प्लास्टिक, फाइबर शीशा या धातु जैसी औद्योगिक या कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल को सिरे से नकारा है। जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेनिस लिली ने एल्यूमीनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की तो अंपायरों ने उसे अवैध करार दिया। दूसरी ओर हिफाजती साज सामान पर तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा है। वल्केनाइज्ड रबड़ की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज 1848 में चला। जल्द ही दस्ताने भी बने और धातु, सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना ही असंभव है। इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं। पहले चित्र संख्या 5। ये एक पोस्टर का चित्र है जिसमें लॉर्ड्स में 1848 में होने वाले एक मैच का ऐलान किया जा रहा है। पोस्टर में शौकिया और पेशेवर खिलाड़ियों को जेंटलमैन और प्लेयर्स कहकर संबोधित किया गया है। 19वीं शताब्दी में होने वाले मैचों के विज्ञापन रंगमंच के पोस्टरों जैसे लगते थे और उनसे इस खेल के नाटकीय स्वरूप का पता चलता है। चित्र संख्या 6। महान बल्लेबाज W.G. ग्रेस बल्लेबाजी के आते हुए दिखाए जा रहे हैं। लॉर्ड्स 1895। वो प्लेयर्स के खिलाफ जेंटलमैन के लिए खेलते थे। पृष्ठ संख्या 145। 1.1 क्रिकेट और विक्टोरियाई इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को, जो मजे के लिए क्रिकेट खेलते थे, शौकिया खिलाड़ी कहा गया और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर यानी प्रोफेशनल कहा गया। अमीर शौकिया दो कारणों से थे। एक, ये खेल उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था। खेलने के आनंद के लिए, न कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाठ की निशानी थी। दूसरे, खेल में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था। पेशेवर खिलाड़ियों का मेहनताना वजीफा चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसे से दिया जाता था। मौसमी होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीनों यानी ऑफ सीजन में ज्यादातर पेशेवर खिलाड़ी खदानों में काम करते थे,
या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई, तो पेशेवरों को खिलाड़ी यानी प्लेयर्स का अदना सा नाम मिला। मैदान में घुसने के उनके प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। इससे आगे बढ़ने से पहले इस पृष्ठ पर पहले नए शब्द। चंदा, किसी खास उद्देश्य जैसे क्रिकेट के लिए इकट्ठा की जाने वाली राशि या मदद। स्रोत क। टॉमस ह्यूज 1822 से 1896। उन्होंने उस समय रग्बी स्कूल में पढ़ाई की थी जिस समय थॉमस आर्नल्ड वहां के प्रधानाचार्य थे। अपने स्कूली अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज। 1857 में छपी ये किताब काफी लोकप्रिय हुई और उससे बाहुबली ईसाईयत, मस्कुलर क्रिश्चियनिटी के प्रसार में मदद मिली। ईसाई धर्म की इस धारा का मानना था कि स्वस्थ नागरिकों को ईसाई आदर्शों और खेलों के जरिए ढाला जाना चाहिए। इस पुस्तक में टॉम ब्राउन घर की याद में खोए रहने वाले और मुरझाए से लड़के की जगह एक कद्दावर मर्दाना विद्यार्थी बन जाता है। उसे नायकों जैसी ख्याति मिलती है। शारीरिक साहस, खिलाड़ीपन, वफादारी और देशभक्ति की भावना के लिए सब उसकी चर्चा करते हैं। ये रूपांतरण उस पब्लिक स्कूल के अनुशासन और खेल संस्कृति से पैदा होता है। इसी उपन्यास के अंश। चलो ब्राउन, अब अपने व्यंग बाण मत मारो, मास्टर ने कहा। मैंने इस खेल को वैज्ञानिक ढंग से समझना शुरू कर दिया है और क्या शालीन खेल है ये, है कि नहीं? लेकिन ये सिर्फ खेल नहीं है, टॉम ने कहा। बिल्कुल, आर्थर ने कहा। ब्रिटिश जवानों से लेकर बूढ़ों का जन्मसिद्ध अधिकार जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रक्रिया सम्मत न्याय हर ब्रिटिश का हक है। इससे हमें अनुशासन और पारस्परिक निर्भरता की जो सीख मिलती है वो अनमोल है, मास्टर ने कहना जारी रखा। मुझे लगता है कि इस खेल को इतना ही निस्वार्थी होना चाहिए। यहां व्यक्ति एकादश में मिल जाता है। वो इसलिए नहीं खेलता कि वो जीते, बल्कि उसकी टीम जीते। ये बिल्कुल सही है, टॉम ने कहा, और इसीलिए फुटबॉल और क्रिकेट पुराने पारंपरिक खेलों के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि बाकी खेलों में इंसान अपनी जीत के लिए खेलता है, न कि अपने पक्ष की जीत के लिए। फिर एकादश के कप्तान के क्या कहने, मास्टर ने कहा। हमारी स्कूली दुनिया में कैसी गरिमा है इस पद की। इसके लिए हुनर भी चाहिए, भद्रता और सख्ती भी, और ना जाने कितने सारे गुण। टॉम ह्यूज, टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज से उद्धृत। पृष्ठ संख्या 146। और अब आगे बढ़ते हैं। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते थे, वहीं खेल में असली मशक्कत और ऊर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाजी खिलाड़ियों के हिस्से आते थे। क्रिकेट में संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट, हमेशा बल्लेबाज को क्यों मिलता है? उसकी एक वजह यह भी है। क्रिकेट बल्लेबाजों का ही खेल इसीलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी गई। शौकिया खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का ही नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज तो आमतौर पर जेंटलमैन ही होते थे। चाहे क्लब की टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही होता था। 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हटन ने की। अक्सर कहा जाता है कि वाटरलू का युद्ध ईटन के खेल के मैदान में जीता गया। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन की सैनिक सफलता का राज उसके पब्लिक स्कूल के बच्चों को सिखाए गए मूल्यों में था। अंग्रेजी आवासीय विद्यालय में अंग्रेज लड़कों को शाही इंग्लैंड के 3 अहम संस्थानों सेना, प्रशासनिक सेवा व चर्च में करियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक थॉमस आर्नल्ड, जो मशहूर रग्बी स्कूल के हेडमास्टर होने के साथ साथ आधुनिक पब्लिक स्कूल प्रणाली के प्रणेता थे,
रग्बी व क्रिकेट जैसे खेलों को महज मैदानी खेल नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज लड़कों को अनुशासन, ऊंच नीच का बोध, हुनर, स्वाभिमान की रीति नीति और नेतृत्व क्षमता सिखाने का जरिया मानते थे। इन्हीं गुणों पर तो ब्रितानी साम्राज्य को बनाने और चलाने का दारोमदार था। विक्टोरियाई साम्राज्य निर्माता दूसरे देशों को जीतना निस्वार्थ समाज सेवा मानते थे, क्योंकि उनसे हारने के बाद ही तो पिछड़े समाज ब्रितानी कानून व पश्चिमी ज्ञान के संपर्क में आकर सभ्यता का सबक सीख सकते थे। क्रिकेट ने अभिजात अंग्रेजों की इस आत्मछवि को पुष्ट करने में मदद की। ऐसा शौकिया खेल को बतौर आदर्श पेश करके हुआ, यानी खेल जहां फायदे या जीत के लिए न होकर सिर्फ खेलने और स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले यानी न्यायोचित खेल भावना के लिए खेला जाता था। आगे बढ़ने से पहले इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 7। इस चित्र में लॉर्ड्स पर ईटन और हैरो नामक मशहूर पब्लिक स्कूलों के बीच क्रिकेट का मैच दिखाया जा रहा है। ये खेल तो सब जगह एक जैसा लगता है, लेकिन उसको देखने के लिए जुटने वाली भीड़ एक जैसी नहीं होती। बॉलर, टोपियां पहने पुरुष और धूप से बचने के लिए पैरासोल पहने मैच देखने आई औरतों के चित्रण से इस खेल का उच्च वर्गीय सामाजिक चरित्र साफ समझ में आता है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 20 जुलाई 1872 से। अब आगे। सच्ची बात तो यह है कि नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई इसलिए जीती जा सकी कि स्कॉटलैंड व वेल्स के लौह उद्योग, लंकाशायर की मिलों व सिटी ऑफ लंदन के वित्तीय घरानों से भरपूर सहयोग मिला। इंग्लैंड के व्यापार व उद्योग में आगे होने के चलते ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया था, लेकिन अंग्रेजी शासक वर्ग को यही ख्याल अच्छा लगता था कि दुनिया में उनकी श्रेष्ठता के पीछे आवासीय विद्यालयों में पढ़कर तैयार हुए और शरीफों का खेल क्रिकेट खेलने वाले युवा वर्ग का चरित्र ही है। पृष्ठ संख्या 147। चित्र संख्या 8। औरतों के लिए क्रिकेट नहीं बल्कि क्रिकेट। औरतों के लिए कठिन और प्रतिस्पर्धी खेल अच्छा नहीं माना जाता था। क्रिकेट एक धीमी गति वाला सौम्य खेल था, जिसे औरतों के लिए, खासतौर से उच्च वर्गीय औरतों के लिए अच्छा माना जाता था। खिलाड़ियों के लंबे गाउन, झालरें और टोपियों से उनके खेलों के स्वरूप की झलक मिलती है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 20 जुलाई 1872 से। स्रोत ख। 19वीं सदी के आखिरी सालों तक खेलकूद और व्यायाम लड़कियों की शिक्षा का हिस्सा नहीं था। 1858 से 1906 तक चेल्टनहैम लेडीज कॉलेज की प्रधानाचार्य रही डोरोथी बिएले ने स्कूल के जांच आयोग को बताया था, लड़कों को क्रिकेट आदि खेलों से जो शारीरिक व्यायाम मिलता है, उसके स्थान पर लड़कियों के लिए पैदल चाल और कूदने आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। कैथलीन ई मैक्रॉने, प्ले अप एंड प्ले द गेम, स्पोर्ट एट द लेट विक्टोरियन गर्ल्स पब्लिक स्कूल से उद्धृत। 1890 के दशक तक पहुंचते पहुंचते स्कूल को खेल के मैदान आदि मिलने लगे और लड़कियों को भी उन खेलों में हाथ आजमाने का मौका मिलने लगा जिन्हें अब तक केवल लड़कों का खेल माना जाता था। लेकिन लड़कियों से प्रतिस्पर्धात्मक खेल की उम्मीद अब भी नहीं की जाती थी। डोरोथी बिएले ने 1893-1894 में स्कूल परिषद को बताया, मैं मानती हूं कि लड़कियों को अपने शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए और न ही उन्हें एथलेटिक प्रतिद्वंद्विता में डूब जाना चाहिए। इसीलिए हम दूसरे स्कूलों के विरुद्ध नहीं खेलते। मेरे ख्याल में लड़कियों को ऊबड़ खाबड़ मैदानों में खुद को थकाने की बजाय वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र आदि में ही दिलचस्पी लेनी चाहिए। कैथलीन ई मैक्रॉने, प्ले अप एंड प्ले द गेम से उद्धृत। अब क्रियाकलाप। 19वीं सदी के स्कूली पाठ्यक्रम के आधार पर उस समय लड़कियों के लिए कैसा आचरण सही माना जाता था। पृष्ठ संख्या 148। 2. क्रिकेट का प्रसार। पहले इस पृष्ठ पर दिए गए
दो चित्रों की व्याख्या। चित्र संख्या 9। औपनिवेशिक भारत के मैदानों में दोपहर बाद टेनिस। यहां चित्रकार ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि यह खेल मनोरंजन और व्यायाम दोनों लिहाज से उपयोगी था। औरत मर्द प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए साथ साथ खेल सकते थे। ग्राफिक फरवरी 1880 से। चित्र संख्या 10। हिमालय की पृष्ठभूमि में मौज मस्ती के लिए चल रहा खेल। इस तस्वीर में पेविलियन के आसपास खड़े नौकरों के अलावा शायद और कोई भारतीय नहीं है। इस पृष्ठ पर आने वाले नए शब्द मुलेटो अर्थात मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के लोग। और अब आगे। हॉकी व फुटबॉल जैसे टीम खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा, यानी ये उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। क्रिकेट की पूर्व औद्योगिक विचित्रता के कारण इसका निर्यात होना मुश्किल था। इसने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कब्जा जमाकर शासन किया। इन उपनिवेशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन पाया क्योंकि गोरे बाशिंदों ने इसे अपनाया, या फिर जहां स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपने औपनिवेशिक मालिकों की आदतों की नकल करने की कोशिश की, जैसे कि भारत में। हालांकि ब्रिटिश शाही अफसर उपनिवेशों में ये खेल लेकर जरूर आए, पर इसके प्रसार के लिए खासतौर पर वेस्ट इंडीज व हिंदुस्तान जैसे गैर गोरे उपनिवेशों में उन्होंने शायद ही कोई प्रयास किया। क्रिकेट खेलना यहां सामाजिक व नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया और अफ्रीकी कैरिबियाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा हतोत्साहित किया गया। नतीजतन इस पर गोरे बागान मालिकों और उनके नौकरों का बोलबाला रहा। वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्लब 19वीं सदी के अंत में बना और यहां भी सदस्य हल्के रंग वाले मुलेटो समुदाय के थे। इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीचों पर, सुनसान गलियों और पार्कों में बड़ी संख्या में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन क्लब क्रिकेट पर 1930 के दशक तक गोरे अभिजनों का ही वर्चस्व रहा। पृष्ठ संख्या 149। इस पृष्ठ पर दो चित्र। चित्र संख्या 11। हिमालय के एक गांव में लोग काम चलाऊ अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं। 1894। चित्र 10 के विपरीत यहां खिलाड़ी हाथ की बनी विकेटों और बल्लों से ही खेल रहे हैं। उन्होंने लकड़ी के सामान्य टुकड़ों को ही काट छांट कर ये उपकरण बनाए हैं। चित्र संख्या 12। लैरी कॉन्स्टेंटाइन वेस्ट इंडीज के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक का चित्र है। इस पृष्ठ पर आने वाला नया शब्द है डोमिनियन, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले स्वशासित क्षेत्र। और अब आगे की चर्चा। वेस्ट इंडीज में अभिजात गोरों की विशिष्टतावादी नीतियों के बावजूद कैरिबियाई द्वीप समूह में क्रिकेट महालोकप्रिय हो गया। क्रिकेट में कामयाबी का मतलब नस्ली समानता व राजनीति प्रगति हो गया। अपनी आजादी के समय फोर्ब्स बर्नहम व एरिक विलियम्स जैसे नेताओं ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की संभावनाएं देखीं। जब वेस्ट इंडीज ने 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती तो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया, मानो वेस्ट इंडियनों ने दिखा दिया हो कि वे गोरे अंग्रेजों से कम नहीं हैं। इस महान जीत में दो विडंबनाएं थीं। पहली, विजयी वेस्ट इंडीज की टीम का कप्तान एक गोरा ही था। याद रहे कि 1960 में पहली बार किसी अश्वेत फ्रैंक वॉरेल को नेतृत्व संभालने का मौका मिला। दूसरी, वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं थी, बल्कि उसमें कई डोमिनियनों के खिलाड़ी शामिल थे और ये राज्य बाद में स्वतंत्र देश बने। मजेदार बात है कि कैरिबियाई क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाली वेस्ट इंडियन टीम वेस्ट इंडियन एकता के तमाम असफल प्रयासों का एकमात्र अपवाद है।
क्रिकेट के फैन जानते हैं कि क्रिकेट देखने का मतलब ही है कि आप किसी न किसी ओर से हैं। रणजी ट्रॉफी मैच में जब दिल्ली का मुंबई से मुकाबला हो तो दर्शक की वफादारी इस पर निर्भर करती है कि वो किस शहर का है या वो किसका साथ दे रहा है। जब भारत बनाम पाकिस्तान हो तो भोपाल या चेन्नई के टेलीविजन पर मैच देखते दर्शकों की भावनाएं राष्ट्रीय निष्ठाओं से तय होती हैं। लेकिन भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के शुरुआती इतिहास में टीमों को भौगोलिक आधारों पर नहीं बांटा जाता था, बल्कि ये जानना दिलचस्प है कि 1932 के पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में राष्ट्रीय नुमाइंदगी का अधिकार नहीं मिला था। तो टीमें बनती कैसे थीं और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीमों के नहीं होने की स्थिति में फैन अपनी वफादारी कैसे तय करते थे? आइए सुनते हैं कि इतिहास के पास इन सवालों के क्या जवाब हैं। सुने कि भारत में क्रिकेट कैसे पनपा और कौन सी वफादारियां ब्रितानी राज के जमाने में हिंदुस्तानियों को साथ ला रही थीं और कौन उन्हें बांट रही थीं। 2.2 क्रिकेट, नस्ल और धर्म। औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 से मिला है, जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा है। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना। पूरी 18वीं सदी में क्रिकेट भारत में ब्रिटिश सैनिक व सिविल सर्वेंट्स द्वारा सिर्फ गोरे क्लबों व जिमखानों में खेले जाने वाला खेल रहा। इन क्लबों की निजी चारदीवारियों के अंदर क्रिकेट खेलने में मजा तो था ही, ये अंग्रेजों के भारतीय प्रवास के खतरों व मुश्किलों से राहत व पलायन का सामान भी था। हिंदुस्तानियों में इस खेल के लिए जरूरी हुनर की कमी समझी जाती थी, न ही उनसे खेलने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वे खेले। पृष्ठ संख्या 150। हिंदुस्तानी क्रिकेट यानी हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बंबई के जरतुश्तियों यानी पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए और पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना बंबई में की, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लबों के प्रायोजक व वित्त पोषक थे टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी। क्रिकेट खेलने वाले गोरे प्रभु वर्ग ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की। उल्टे गोरों के बॉम्बे जिमखाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़ों द्वारा रौंदे जाने के बाद मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रह गया। जब ये साफ हो गया कि औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। पर पारसियों व नस्लवादी बॉम्बे जिमखाना के बीच की इस स्पर्धा का अंत अच्छा हुआ। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक दादा भाई नौरोजी, जो अपने वक्त के महान राजनेता व बुद्धिजीवी थे, पारसी ही थे। पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परंपरा डाल दी। दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए। हिंदू व मुसलमान दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू व इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठे करते दिखाई दिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। उनके लिए तो ये जातियों, नस्लों व धर्मों के लोगों का एक समुच्चय था, जिन्हें उन्होंने उपमहाद्वीप के स्तर पर एकीकृत किया। 19वीं सदी के अंत में कई हिंदुस्तानी संस्थाएं व आंदोलन जाति व धर्म के आधार पर ही बने, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार भी इन बंटवारों को बढ़ावा देती थी। सामुदायिक संस्थाओं को फौरन मान्यता मिल जाती थी। इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 13। पारसी टीम पहली भारतीय क्रिकेट टीम जिसने 1886 में इंग्लैंड का दौरा किया। परंपरागत क्रिकेट पोशाक के साथ वे पारसी टोपी भी पहने हुए हैं। पृष्ठ संख्या 151। मिसाल के तौर पर इस्लाम जिमखाना द्वारा
बंबई के समुद्री इलाके के पास वाली जमीन की अर्जी पर विचार करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने लिखा, हमें मानकर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास किसी हिंदू जिमखाना के लिए ऐसी ही अर्जी आएगी। इन अर्जियों को नामंजूर करने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हर राष्ट्रीयता के जिमखाने की स्थापना के बाद आगे के आवेदनों को स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्र से जाहिर है कि औपनिवेशिक अफसर हर एक धार्मिक समुदाय को अलग राष्ट्रीयता मानते थे। ये भी साफ है कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के नाम पर स्वीकृति की गुंजाइश ज्यादा थी। जिमखाना क्रिकेट के इतिहास ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट को सांप्रदायिक व नस्ली आधारों पर संगठित करने की रिवायत डाली। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थीं, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि धार्मिक समुदायों की बनती थीं। इस टूर्नामेंट को शुरू में क्वाड्रैंगुलर या चतुष्कोणीय कहा गया, क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपीय, पारसी, हिंदू व मुसलमान खेलती थीं। बाद में यह पेंटागुलर या 5 कोणीय हो गया और द रेस्ट नाम की नई टीम में भारतीय ईसाई जैसे बचे खुचे समुदायों को नुमाइंदगी दी गई। मिसाल के तौर पर विजय हजारे जो ईसाई थे, द रेस्ट के लिए खेलते थे। पत्रकारों, क्रिकेटरों व राजनेताओं ने 1930 और 40 के दशक तक इस 5 कोणीय टूर्नामेंट की नस्लवादी व सांप्रदायिक बुनियाद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार के मशहूर संपादक एस.ए. बरेलवी, रेडियो कमेंटेटर AFS तलियार खान और भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता महात्मा गांधी ने पेंटागुलर को समुदाय के आधार पर बांटने वाला बताकर इसकी निंदा की। उनका कहना था, ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी अवाम को एकजुट करना चाह रहे थे, इस टूर्नामेंट का क्या तुक था। इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी कहा गया। लेकिन 5 कोणीय टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आजादी का इंतजार करना पड़ा। 5 कोणीय टूर्नामेंट की नींव में ब्रितानी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति थी। ये एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ खत्म हो गया। इस पृष्ठ पर बॉक्स 1, जाति और क्रिकेट। पालवंकर बालू का जन्म 1875 में पूना में हुआ था। उस समय भारतीयों को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता था। इसके बावजूद बालू धीमी गति की गेंदबाजी में अपने समय के बेहतरीन गेंदबाज थे। बालू औपनिवेशिक काल के सबसे बड़े भारतीय क्रिकेट मुकाबले क्वाड्रैंगुलर में हिंदूज टीम की तरफ से खेलते थे। अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी उन्हें कभी कप्तान नहीं बनाया गया, क्योंकि वो दलित थे और सवर्ण चयनकर्ता उनके विरुद्ध पक्षपात करते थे। आगे चलकर 1923 में उनके छोटे भाई विट्ठल को हिंदूज टीम की कप्तानी का मौका मिला और यूरोपीय खिलाड़ियों के खिलाफ कई सफलताओं में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। एक अखबार के नाम भेजे गए पत्र में क्रिकेट के एक प्रशंसक ने हिंदूज टीम की जीत और अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को एक दूसरे से जोड़ते हुए लिखा था, हिंदूज की शानदार विजय का श्रेय मुख्य रूप से इस बात को जाता है कि हिंदू जिमखाना के कर्ता धर्ताओं ने देश के बेहतरीन गेंदबाज श्री बालू के भाई श्री विट्ठल को हिंदूज टीम का कप्तान नियुक्त किया है, जो कि अछूत वर्ग से आते हैं। हिंदूज की जीत से यही सबक निकलता है कि छुआछूत के खात्मे से ही स्वराज का रास्ता खुलेगा, जो महात्मा जी की भी भविष्यवाणी है। रामचंद्र गुहा, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 14। ये चित्र पालवंकर बालू का है, सन 1904। अभूतपूर्व खेल योग्यता के धनी बालू को टीम से बाहर तो नहीं रखा जा सकता था, लेकिन दलित जाति से होने के कारण उन्हें कभी टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। पृष्ठ संख्या 152। 3. खेल के आधुनिक बदलाव। आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय इंटरनेशनल का वर्चस्व है,
जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। मशहूर होकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाले क्रिकेटर आमतौर पर अपनी राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी होते हैं। 5 कोणीय और चतुष्कोणीय मैचों के दौर से उन्हीं खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फैन याद करते हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज C.K. नायडू को तो लोग अब भी याद करते हैं, जबकि पालवंकर विट्ठल व पालवंकर बालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन इसलिए भुला दिए गए हैं क्योंकि नायडू का करियर तो लंबा था, पर ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने के वक्त तक सक्रिय नहीं रहे। इस पृष्ठ पर स्रोत घ। महात्मा गांधी और औपनिवेशिक खेल। महात्मा गांधी देह और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए खेलकूद को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन वो ये बात भी अक्सर कहते थे कि क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल अंग्रेज भारत में लेकर आए हैं और ये खेल हमारे परंपरागत खेलों को नष्ट करते जा रहे हैं। उनका मानना था कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेल संपन्न वर्गों के खेल हैं। इन खेलों में औपनिवेशिक मनोदशा के दर्शन होते हैं और ये खेल हमारी अपनी मिट्टी से उपजे साधारण व्यायामों के मुकाबले कम प्रभावी शिक्षा ही दे पाते हैं, ऐसा उनका मानना था। महात्मा गांधी के लेखों में से लिए गए इन 3 अंशों को सुनिए और टॉमस आर्नल्ड या ह्यूज स्रोत क द्वारा शिक्षा और खेलकूद के बारे में व्यक्त किए गए विचारों से उनकी तुलना कीजिए। अंश 1। आइए अब शरीर की ओर दृष्टिपात करें। हर रोज 1 घंटा टेनिस, फुटबॉल अथवा क्रिकेट खेल लेने से क्या हम शरीर को शिक्षित हुआ कह सकते हैं? ये सच है कि शरीर इसमें मजबूत होता है, लेकिन जैसे जंगल में मनमाना दौड़ने फिरने वाले घोड़े का शरीर मजबूत तो कहा जा सकता है, किंतु शिक्षित नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार ऐसा शरीर मजबूत होते हुए भी शिक्षित नहीं कहा जा सकता। शिक्षित शरीर निरोग होता है, मजबूत होता है, कसा हुआ होता है और उसके हाथ पैर आदि भी इच्छित कार्य कर सकते हैं। उसके हाथों में कुदाली, फावड़ा, हथौड़ा आदि सुशोभित होते हैं और ये हाथ इन सब का उपयोग भी कर सकते हैं। 30 मील की यात्रा करते हुए शिक्षित शरीर थकेगा नहीं। ऐसी शारीरिक शिक्षा कैसे मिलती है? हम कह सकते हैं कि आधुनिक पाठ्यक्रम में इस दृष्टि से शारीरिक शिक्षा नहीं दी जाती। सच्ची शिक्षा क्या है? 20 फरवरी 1926, संपूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड 30। अंश 2। लेकिन अगर यह हकीकत हो कि इस पवित्र भूमि पर क्रिकेट और फुटबॉल का चलन होने से पहले आपके अपने राष्ट्रीय खेल हों, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी संस्था को उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। मैं जानता हूं कि भारत के कई बहुत अच्छे देशी खेल हैं। वे क्रिकेट और फुटबॉल की ही तरह रोचक और उत्साहवर्धक हैं। उनमें खतरे भी उतने ही रहते हैं और ऊपर से उनकी एक खूबी ये है कि वे व्यय साध्य नहीं होते, क्योंकि उन पर लगभग कोई खर्च नहीं बैठता। महिंद कॉलेज, गैल में भाषण, 24 नवंबर 1927, संपूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड 35। अंश 3। मेरी दृष्टि में स्वस्थ शरीर वो है जो आत्मा का अंकुश मानता है और उसकी सेवा के साधन के रूप में सदा तैयार रहता है। मेरी राय में ऐसे शरीर फुटबॉल के मैदान में नहीं बनाए जाते, वे तो अनाज के खेतों और फार्मों में बनाए जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में विचार करें और आपको मैंने जो कुछ कहा है उसकी सच्चाई के समर्थन में असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे उपनिवेशों में उत्पन्न भारतीय फुटबॉल और क्रिकेट के इस उन्माद के प्रवाह में बह जाते हैं। कुछ विशेष स्थितियों में इन खेलों का अपना महत्व हो सकता है। आप इस सीधी सादी बात पर विचार क्यों नहीं करते कि मानव जाति का बहुत बड़ा भाग, जिनके शरीर और मस्तिष्क शक्तिशाली हैं, सिर्फ किसान ही हैं। वे इन खेलों को जानते तक नहीं और वे ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। पत्र लाजरस को, 17 अप्रैल 1915, संपूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड 13। पृष्ठ संख्या 153।
हालांकि नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में शुरू होने वाले पहले क्रिकेट मैचों तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे, पर देश के पहले टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास में उनका नाम सुरक्षित है। इस तरह भारत ने आजाद होने के 1.5 दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था। ऐसा इसलिए संभव हुआ चूंकि 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था, न कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच जब खेला गया, तब ऑस्ट्रेलिया गोरों का उपनिवेश भर था, स्वशासी डोमिनियन राज्य भी नहीं था। उसी तरह वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाने वाले विभिन्न कैरिबियाई देश दूसरे विश्व युद्ध के काफी बाद तक ब्रिटिश उपनिवेश ही थे। 3.2 खेल और औपनिवेशीकरण। यूरोपीय साम्राज्यों से आजादी हासिल कर स्वतंत्र राष्ट्रों के बनने की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। सन 1947 में भारत की आजादी से शुरू होकर यह सिलसिला अगली आधी सदी तक चलता रहा। इस सिलसिले का असर व्यापार, वाणिज्य, सैन्य क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंततः खेल में ब्रिटेन के पतन के रूप में हुआ। लेकिन ये सब एक बारगी नहीं हुआ। क्रिकेट संगठन में उत्तर साम्राज्यवादी ब्रिटेन के प्रभाव को कम होने में अच्छा खासा वक्त लगा। भारत की आजादी से ब्रितानी साम्राज्य के खात्मे का बिगुल तो बच गया था, पर क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर साम्राज्यवादी क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण बरकरार रहा। आईसीसी पर, जिसका 1965 में नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया, इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा। उन्हीं के हाथ में कार्यकलाप के वीटो अधिकार रहे। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के विशेषाधिकार 1989 में जाकर खत्म हुए और वे अब सामान्य सदस्य रह गए। पिछली सदी के 50 व 60 के दशक में विश्व क्रिकेट के मिजाज का पता इस बात से मिलता है कि क्रिकेट तथा कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा, जहां न सिर्फ नीतिगत तौर पर नस्ली भेदभाव बरता जाता था, बल्कि टेस्ट मैचों में अश्वेतों, दक्षिण अफ्रीका की बहुमत आबादी को खेलने की मनाही थी। भारत, पाकिस्तान व वेस्टइंडीज ने हालांकि दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि उसे खेल से प्रतिबंधित कर दें। ये तभी हो पाया जब एशिया व अफ्रीका में उपनिवेशवाद से नए आजाद हुए देशों ने और साथ में ब्रिटेन की उदारवादी हवा ने अंग्रेजी क्रिकेट अधिकारियों पर दबाव डालकर 1970 में ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को रद्द करवाने में कामयाबी पाई। पृष्ठ संख्या 154। 4. आज के दौर में व्यापार, मीडिया और क्रिकेट। क्रिकेट 1970 के दशक में काफी बदल गया। यह ऐसा दौर था जिसमें इस पारंपरिक खेल ने बदलते जमाने के साथ खुद को ढाल लिया। अगर 1970 में दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बहिष्कृत किया गया, तो 1971 को इसलिए याद किया जाएगा चूंकि इस साल इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में खेला गया। क्रिकेट का ये छोटा संस्करण इतना लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा। फिर 1977 में जब क्रिकेट टेस्ट मैचों की 100वीं जयंती मना रहा था, तो खेल हमेशा के लिए बदल गया। इस बदलाव में किसी खिलाड़ी या प्रशासक का नहीं, बल्कि एक व्यवसायी का हाथ था। कैरी पैकर नामक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन मुगल ने क्रिकेट के प्रसारण की बाजारी संभावनाओं को भांपकर दुनिया के 51 बेहतरीन खिलाड़ियों को उनके बोर्ड की मर्जी के खिलाफ अनुबंध पर ले लिया और 2 सालों तक वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम से समानांतर गैर अधिकृत टेस्ट व एक दिवसीय खेलों का आयोजन किया। पैकर का ये सर्कस, इसे तब यही कहा जाता था, 2 सालों के बाद पैक हो गया, लेकिन टेलीविजन दर्शकों को लुभाने के लिए उसके द्वारा किए गए बदलाव स्थायी साबित हुए और इससे खेल का रंग ढंग ही बदल गया। रंगीन वर्दी, हिफाजती हेलमेट, क्षेत्र रक्षण की पाबंदियां, रोशनी जलाकर रात को क्रिकेट खेलना आदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैकर के बाद क्रिकेट का स्थायी हिस्सा बन गए।